साथियों नमस्कार। साथियों हम लोग आरओ और यूपी पीसीएस सामान्य हिंदी, यूपी पीसीएस आरओ मेंस और यूपी पीसीएस मेंस में जो सामान्य हिंदी का पेपर आता है या हिंदी एवं निबंध का पेपर आता है उसके रिगार्डिंग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, गद्यांश आधारित एक क्वेश्चन आता है। गद्यांश आधारित लिखने के लिए वो पीसीएस में भी आता है, पीसीएस मेंस में भी आता है और आरओ मेंस में भी आता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि आरओ मेंस में सारांश लिखना होता है। अगर आपने सिलेबस ध्यान से देखा होगा तो आरओ मेंस में उस गद्यांश का सारांश लिखना होता है, जबकि पीसीएस मेंस में उसका जो है संक्षेपण या भाव लिखने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को होमवर्क दिया था। मैं चेक करना चाहता था कि आप लोग गद्यांश के विषय में कितना जानते हैं, गद्यांश लेखन कितने अच्छे से कर लेते हैं। तो इस दौरान मैंने देखा कि आप लोगों को गद्यांश लेखन की मतलब कह लीजिए कि बहुत थोड़ी जानकारी है या बिल्कुल है ही नहीं है। जितने लोगों ने लिखा था मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और जो लोग हाथ पे हाथ रख के या दूसरे की कापियों का वेट किया करते हैं, लिखते ही नहीं हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। ठीक है, तो गद्यांश आधारित प्रश्न में आप लोगों ने क्या क्या त्रुटियां की थी और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, आपको कौन कौन सा सुधार होना चाहिए, उसी संदर्भ में हम कुछ आपको यहाँ गाइडेंस देने वाले हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। तो देखिए, गद्यांश आधारित प्रश्न में क्या क्या बातें होती हैं कि किसी गद्यांश में आमतौर पर 3 प्रश्नों का समावेश होता है। यानी जो भी गद्यांश दिया जाता है उसमें 3 प्रश्न आते हैं। ठीक है, अवतरण का उपयुक्त शीर्षक लिखना, यानी जो गद्यांश दिया रहता है उसका उपयुक्त शीर्षक लिखना होता है। फिर प्रस्तुत अवतरण का सारांश या संक्षेपण करना, यानी कि जो गद्यांश दिया गया है उसको सार रूप में लिखना। सार का मतलब ही होता है संक्षिप्त रूप। ठीक है, तो उसको संक्षिप्त रूप में लिखना, या फिर कह लीजिए कि उसको संक्षेपण करना। ठीक है, लेकिन संक्षेपण और सारांश में थोड़ा सा अंतर है, इसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। और कुछ रेखांकित अंश दिए रहते हैं, उनकी व्याख्या करना, रेखांकित अंशों की व्याख्या करना। तो ये 3 प्रश्न आते हैं कि शीर्षक लिखिए, सारांश या संक्षेपण लिखिए और रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो शीर्षक हम कैसे पहचानेंगे? कई लोगों को शीर्षक ही समझ में नहीं आता कि गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है। तो देखिए, शीर्षक पहचानने के लिए प्रत्येक अवतरण में कोई न कोई मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु का मतलब कोई न कोई केंद्रीय बिंदु होता है। ठीक है, कोई न कोई मोटिव होता है या कोई न कोई उद्देश्य होता है जिस पर पूरा पैसेज डिपेंड होता है, जिस पर पूरा पैराग्राफ जो दिया रहता है या पूरा जो गद्यांश दिया रहता है वो डिपेंड रहता है। तो संपूर्ण अवतरण उसी को केंद्र में रखकर लिखा गया होता है। शीर्षक उस अवतरण के हृदय की तरह होता है। यानी हृदय की तरह मतलब जैसे हमारे शरीर में हृदय की मुख्य भूमिका है, वैसे ही किसी गद्यांश में शीर्षक की मुख्य भूमिका होती है। विषय कितना भी व्यापक हो, शीर्षक आत्मा के रूप में उसमें समाहित रहता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में हृदय या आत्मा का जो स्थान है वही स्थान जो है किसी गद्यांश में शीर्षक का होता है। अब इसको निर्धारित कैसे करते हैं शीर्षक को, शीर्षक निर्धारण की विधि क्या होती है, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कोई भी गद्यांश जब आपको दिया जाए तो सबसे पहले उसको आप ध्यान से 2-3 बार पढ़ा कीजिए। ठीक है, पहले 2-3 बार उसको पढ़िए ध्यान से, और फिर पढ़ते समय अवतरण में निहित मूल बिंदु को खोजना चाहिए। ठीक है, ये मूल बिंदु जानने की कोशिश करना चाहिए गद्यांश के कि वो किस पर लिखा गया, यानी जिसको कहा गया आत्मा या हृदय जिसको कहा गया है, ये क्या है, गद्यांश का मोटिव क्या है, किस शीर्षक को, किस उद्देश्य को, किस मूल बिंदु के इर्द गिर्द या केंद्र में, मतलब किस मूल बिंदु को केंद्र में रखकर पूरी बात पैराग्राफ की कही गई है, ये ध्यान देना चाहिए आपको। ठीक है, फिर अवतरण में यह ध्यान देना चाहिए कि केंद्रीय विषय क्या है। शीर्षक सकारात्मक बिंदुओं वाला होना चाहिए। ठीक है, शीर्षक अक्सर वही होता है जिसका प्रभाव अवतरण पर शाश्वत विद्यमान रहता है। शाश्वत विद्यमान रहने का मतलब क्या हुआ कि हमेशा विद्यमान, शाश्वत का मतलब होता है हमेशा, तो हमेशा विद्यमान, हमेशा का मतलब शुरू से लेकर अंत तक। जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो शुरू से लेकर अंत तक
कोई एक केंद्रीय बिंदु होता है, उसका प्रभाव पूरे पैराग्राफ में, पूरे गद्यांश में विद्यमान रहेगा, आपको दिखने को मिलेगा। शीर्षक बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। जब भी आप शीर्षक लिखें तो शीर्षक हमेशा संक्षिप्त होना चाहिए। कभी कभी पैराग्राफ में एक से अधिक शीर्षक होते हैं तो उन्हें अथवा करके लिख देना चाहिए, ठीक है। शीर्षक परिणामात्मक ना होकर अवधारणात्मक होना चाहिए, यानी अवधारणा पर डिपेंड होना चाहिए। यदि एक से अधिक शीर्षक प्राप्त हो रहे हों तो उन्हें अथवा करके लिख देना चाहिए, ठीक है। तो शीर्षक समझने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले हम पैराग्राफ को 2-3 बार अच्छे से पढ़ें, उसका मोटिव समझें, उसमें निहित मूल बिंदु को समझें, उसमें निहित केंद्रीय विषय को समझें, ठीक है। और सकारात्मक पॉजिटिव वे में हम शीर्षक ढूंढें और शुरू से लेकर अंत तक जिस टॉपिक का, जिस बिंदु का प्रभाव पूरे पैराग्राफ पर बना हो वही उसका शीर्षक होना चाहिए। शीर्षक बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और शीर्षक जो है परिणामात्मक ना हो करके अवधारणात्मक होना चाहिए, ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, सारांश या संक्षेपण पर। तो देखिए, किसी विस्तृत विषय वस्तु या अंश के मूल भावों को कम से कम शब्दों में लिखना सारांश कहलाता है। कोई एक गद्यांश, कोई एक पैराग्राफ बड़ा सा दिया गया है आपको, ठीक है, बड़ा सा दिया गया है, लेकिन उसे सार रूप में लिखना। सार का मतलब होता है निचोड़, अंग्रेजी में हम जिसको बोलते हैं समरी, ठीक है। यानी कि उस सारांश, उस गद्यांश का जो मूल भाव है उसको कम से कम या न्यूनतम शब्दों में अभिव्यक्त कर देना ही सारांश कहलाता है, ठीक है। सारांश की आवश्यकता कार्यालय, वाणिज्य, पत्रकारिता आदि अनेक क्षेत्रों में होती। कोई विस्तृत, किसी कार्यालय में कोई विस्तृत लेख है, ठीक है, उसको संक्षिप्त में पढ़ना है, समझना है। या जैसे मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले, या कुछ दिन बाद हमारी एक आर्थिक समीक्षा आएगी, ठीक है। तो आर्थिक समीक्षा क्या है? आर्थिक समीक्षा बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। करीब मतलब ये मान लीजिए कि 2-2.5 हज़ार पेजों का ये डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन इसको अगर 100-200 शब्दों में लिख दिया जाए, 100-200 शब्दों में इसके मुख्य मुख्य बिंदुओं को समेट दिया जाए, तो इसी को कहते हैं आर्थिक समीक्षा का सारांश या समरी ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। भारत सरकार आर्थिक समीक्षा जारी करती है तो उसी के साथ आर्थिक समीक्षा की समरी भी जारी करती है। समरी में क्या होता है कि जो मूल बिंदु होते हैं, मुख्य मुख्य बिंदु होते हैं, उन्हीं को उसमें दर्शाया गया होता है। तो आपको सारांश भी बिल्कुल वैसे ही लिखना चाहिए। सारांश लिखने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए कि मूल सामग्री का बोध हो, यानी पैसेज को अच्छे से अगर आपने पढ़ लिया है गद्यांश को तो मूल सामग्री का बोध हो ही जाएगा। मूल भाव की पहचान हो, किस भाव या किस मोटिव को लेकर के गद्यांश लिखा गया है, उससे संबंधित भावों को पहचाना जाए। मूल भाव को स्पष्ट करने वाली व्याख्या, उदाहरण और दोहराव वाले शब्दों की पहचान की जाए, ठीक है। मूल भाव को जो स्पष्ट करने वाली व्याख्या है, उदाहरण है, दोहराव है, इनको पहचान करके इनको हटाना है। हमें केवल मूल भाव पे फोकस करना है। मूल भाव को प्रभावी बनाने वाले तत्वों अर्थात कथाओं, अलंकारों, प्रसिद्ध कथनों और रचनात्मक शैली की पहचान की जाए, ठीक है। इन सब की भी पहचान करके इनको हटाया जाता है सारांश में। मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए विस्तार देने वाले वाक्यों को हटाते हुए सारांश लिखा जाता है, ठीक। जैसे कहा जाए, एक सामान्य सा उदाहरण मैं दिखा रहा हूँ, जिसे कहा जाए मोहन के माता पिता नहीं हैं। मोहन के माता पिता नहीं हैं। उदाहरण स्वरूप अगर मान लीजिए ये दिया गया है तो इसको हम न्यूनतम शब्द में कैसे लिख सकते हैं? मोहन अनाथ है। मोहन अनाथ है, क्योंकि जिसके माता पिता ना हो उसको अनाथ कहते हैं। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 शब्दों में ये लिखा गया है यहाँ पे, और यहाँ हमने कितने शब्दों में इसको समाप्त कर दिया? 1, 2, 3, यानी जस्ट उसके आधे शब्दों में ये बात पूरी हो गई। यही होता है सारांश, कि मूल भावों को पहचान करके केवल उनको अभिव्यक्त कर दिया जाए। कोई लेख बहुत लंबा है उसको संक्षिप्त कर दिया जाए, ठीक है। यही संक्षेपण भी होता है।
अक्सर संक्षेपण जो होता है वो किसी गद्यांश का 1/3 होता है, ठीक है। लेकिन सारांश जो होता है, सारांश संक्षेपण से भी छोटा होता है। दोनों में केवल यही डिफरेंस है। किसी गद्यांश का 1/3 लिखा गया हो तो वो संक्षेपण है, और अगर सारांश लिखना हो तो सारांश जो है मूल भाव का और छोटा हो जाता है, ठीक है। देखिए, किसी गद्यांश के संक्षेपण और सारांश में अंतर होता है। संक्षेपण किसी दी हुई सामग्री का संक्षिप्त अथवा छोटा रूप होता है। प्रायः मूल अवतरण से संक्षेपण 1/3 होता है, परंतु सारांश संक्षेपण से भी अधिक छोटा होता है। हमने ऊपर जो आपको बताया। अब सारांश लेखन की कुछ शर्तें हैं। 2-3 बार पढ़कर मूल सामग्री को समझना चाहिए। सामग्री में प्रयुक्त व्याख्याओं, उदाहरणों और भावों की पुनरावृत्ति को रेखांकित कर उसको समझना चाहिए। मूल भाव को अलग से लिख लेना चाहिए, चाहे लिख लीजिए, चाहे पेपर में अगर आप देने जा रहे हैं तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको अपने माइंड में समझ लें और फिर सारांश लेखन करें। मूल भाव और उससे संबंधित भावों के आधार पर मूल सामग्री को लगभग 1/3 से कम शब्दों में लिखना चाहिए। यानी कि 1/3 शब्दों में आप इसी बात को इसी मेथड से लिख देंगे तो संक्षेपण हो जाएगा, और 1/3 से भी छोटे में लिख देंगे तो वो सारांश हो जाएगा। लिखित सारांश को पढ़ना एवं देखना चाहिए कि कहीं उसमें मुख्य बात छूट तो नहीं गई है, ठीक है। तो जब आप सारांश लिख रहे हों, सारांश लिख चुके हों, तो उसको अच्छे से पढ़ के समझ लेना चाहिए कि जो पैराग्राफ का जो गद्यांश का मोटिव था वो कहीं छूट तो नहीं गया है। अब देखिए, ये शीर्षक हो गया, सारांश हो गया। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट आता है गद्यांश का, वो आता है रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या कैसे आप करेंगे? रेखांकित अंश को बार बार पढ़ना चाहिए। बार बार का मतलब 2-3 बार आप पढ़ लीजिए। निहित अर्थ को समझ लीजिए। अर्थ को अपनी भाषा शैली में लिखना चाहिए। कठिन शब्दों का अर्थ लिखना चाहिए। मूल भाव से संबंधित टिप्पणी संक्षिप्त में लिखना चाहिए, ठीक है। जैसे कहा जाए कि एक उक्ति है, आत्मा अजर और अमर है, ठीक है। अभी ये मान लीजिए रेखांकित अंश दिया गया, इसकी आपको व्याख्या करना है। तो सबसे पहले आप इसको पढ़ें, आत्मा अजर और अमर है, इसका अर्थ समझें। इसका अर्थ क्या है कि आत्मा जो है वो मतलब आत्मा कभी समाप्त नहीं होती, आत्मा का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता है। मूल रूप से इसमें ये कहा गया है, ठीक है। अजर का मतलब जो जरे ना, जिसका क्षरण ना हो। अमर का मतलब जो मरे ना, ठीक है। तो यानी कि आत्मा शाश्वत है, ये इसमें कहा गया है। अब इसको हमें अपनी भाषा शैली में लिखना है। तो हम लिख सकते हैं कि उपर्युक्त रेखांकित पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि आत्मा जो है वो बिल्कुल भी नाशवान नहीं है, आत्मा शाश्वत है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेती है। आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। और टिप्पणी में आप गीता का जो प्रसिद्ध वाक्य है उसको लिख सकते हैं कि नयनम नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकाः न शोषयत न क्लेदयंत, सॉरी याद नहीं आ रहा, नयनम छिंदन शस्त्राणि नयनम दहति पावकाः, और ना शोषियत मारुता लास्ट में है, हमको याद नहीं आ रहा इसमें श्लोक ये। तो आप टिप्पणी स्वरूप ये श्लोक लिख सकते हैं गीता वाला, ठीक है। तो ये बस मूल अर्थ आपने समझ लिया और मूल अर्थ को एक्सप्लेन कर दिया कि उपयुक्त रेखांकित पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, और टिप्पणी आपने लिख दिया। और इसको थोड़ा सा मतलब प्रभावी बनाना चाहें तो अजर का अर्थ यहाँ लिख दीजिए और अमर का अर्थ यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। तो इन दोनों का अर्थ आपने लिख दिया, बस आपकी व्याख्या पूरी हो गई और आपको इसमें पूरे पूरे नंबर भी मिलेंगे। तो गद्यांश हल करने का मेथड ये होता है, और उदाहरण स्वरूप मैंने एक गद्यांश यहाँ लगा रखा है। ये गद्यांश आप देखिए, जो लोग हमारे मतलब मेंस वाले ग्रुप में हैं उनको इसका मॉडल आंसर स्वरूप दिया भी गया था। तो ये गद्यांश आप एक बार देख लीजिए।
फिर इससे आप मतलब उदाहरण से आप अच्छे से समझ लेंगे। जैसे दिया गया है कि सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। ठीक है, सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं, पहली लाइन ही लिखी गई। अब देखिए यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, किसके विषय में बात हो रही है? सच्चे वीरों के विषय में बात हो रही है। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी या आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है, वे कभी चंचल नहीं होते। रामायण में वाल्मीकि जी ने कुंभकर्ण की गाढ़ी नींद में वीरता का एक चिन्ह दिखलाया है। सच है, सच्चे वीरों की नींद आसानी से नहीं खुलती है। वे सत्व गुण के क्षीर समुद्र में ऐसे डूबे रहते हैं कि उनको दुनिया की खबर नहीं होती। वे संसार के सच्चे परोपकारी होते हैं। ऐसे लोग दुनिया के तख्ते को अपनी आँख की पलकों से हलचल में डाल देते हैं। ठीक है, जब ये शेर जागकर गरजते हैं तब सदियों तक इनकी आवाज़ की गूंज सुनाई देती रहती है और सब आवाज़ें बंद हो जाती हैं। वीर की चाल की आहट कानों में आती रहती है और कभी मुझे और कभी तुझे मदमत्त करती रहती है। कभी किसी की और कभी किसी की प्राण सारंगी वीर के हाथ में बजने लगती है। देखिए, अब ये पूरा पैराग्राफ जब हमने पढ़ा तो हमने पाया कि शुरू से लेकर अंत तक एक केंद्रीय बिंदु हमको मिल रहा है। केंद्रीय बिंदु हमको क्या मिल रहा है? सच्चे वीरों की यहाँ तारीफ की जा रही है। ठीक है, जो सच्चे वीर हैं, जो वीर पुरुष हैं, उनकी तारीफ की जा रही है। ठीक है, वीर पुरुषों की तारीफ की जा रही है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि इस पैराग्राफ का शीर्षक क्या होगा? सच्चे वीर होंगे। ठीक, तो देखिए वही हमने यहाँ लिखा है कि प्रस्तुत गद्यावतरण का उपयुक्त शीर्षक है सच्चे वीर। ठीक, अब सारांश लिखना है तो सारांश देखिए कैसे लिखा जाता है। सच्चे वीर गंभीर, स्थिर व शांत होते हैं। ऊपर क्या कहा गया था? सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। ठीक है, तो चाहे आप लिख दीजिए कि सच्चे वीर गंभीर, स्थिर व शांत होते हैं, चाहे कह दीजिए बहुत उससे भी छोटे में कहना चाहें कि सच्चे वीर पुरुष अत्यंत धैर्यवान होते हैं। बस उसी में सब कुछ आ गया। ठीक है, आगे क्या लिखा गया है? आगे लिखा गया है, एक मिनट, हाँ, उनमें चंचलता नहीं होती है। ठीक है, इस प्रसंग को रामायण में महर्षि वाल्मीकि द्वारा कुंभकर्ण की गाढ़ी नींद में दर्शाया गया है। सच है, सच्चे वीरों की नींद आसानी से नहीं खुलती। सत्व गुण में डूबे सच्चे वीर संसार के सच्चे परोपकारी होते हैं। ऐसे लोग अपनी पलकों से दुनिया को हिला देने की ताकत रखते हैं। ऊपर लिखा गया ना, हलचल में डाल देते हैं, तो हलचल में डाल देना यानी हिला देना। इनकी गर्जना से सदियों तक केवल इनकी आवाज़ की गूंज सुनाई देती है। इनकी चाल की आहट से सभी मदमत्त हो जाते हैं। अक्सर किसी न किसी की प्राण सारंगी वीर के हाथ में बजने लगती है। ठीक है, यानी किसी न किसी दुष्ट का ये वध करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है कहने का मतलब कि रेखांकित अंशों की व्याख्या। ठीक, तो रेखांकित अंशों का सारांश होता है। रेखांकित अंशों का सारांश लिखने में अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। रेखांकित अंशों का सारांश का मतलब है जो पैराग्राफ दिया गया है उसका 1/3 से कम शब्दों में उसके मूल बात को लिखना, मूल मोटिव को लिखना। ठीक है, उसकी समरी लिखना, उसके निचोड़ लिखना, उसका कहने का मतलब क्या है उसको अभिव्यक्त कर देना। ठीक, अब रेखांकित अंशों की व्याख्या देख लेते हैं। अब देखिए रेखांकित अंश ऊपर क्या दिया गया है? रेखांकित अंश ऊपर दिया गया है कि यहाँ से देखिए, उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी या आकाश की तरह स्थिर व अचल होती, वो कभी चंचल नहीं होते। ठीक, यानी कि यहाँ सच्चे वीर पुरुषों के बताया गया है कि वो काफ़ी गंभीर और शांत, मतलब सच्चे वीर पुरुष ठीक स्वभाव में ठीक उसी तरीके से होते हैं जैसे एक समुद्र होता है। समुद्र का जल देखिए स्थिर होता है। ठीक है, समुद्र का जल शांत और स्थिर होता है। ठीक ऐसे ही वीर पुरुषों का स्वभाव होता है। ठीक, और आगे क्या लिखा गया है? आकाश की तरह ये विशाल होते हैं, मतलब सच्चे वीर पुरुष जो होते हैं
उनकी गहराई का, उनकी विशालता का अनुमान लगाना कठिन होता है। उनमें कितना पेशेंस होता है, उनमें कितना भारीपन होता है, इसका अनुमान लगाना कठिन होता है। ठीक उसी प्रकार कठिन होता है जैसे आकाश, अनंत आकाश का अनुमान लगाना कठिन होता है। ठीक है, वो सच्चे वीर पुरुष जो है एकदम मतलब शांत स्वभाव के, स्थिर होते हैं, शांत चित्त होते हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी चंचलता नहीं होती है। पल भर में अपने बार बार निर्णय बदलना, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, ऐसे मतलब सच्चे वीरों का ये स्वभाव नहीं होता है। तो बस यही आपको यहाँ बताना है। देखिए हमने लिखा है कि उपर्युक्त रेखांकित पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि सच्चे वीर के मन की गंभीरता और विशालता तथा गहराई शांत समुद्र जैसी होती है। इनकी स्थिरता तथा निष्पक्षता आकाश जैसी होती है, अर्थात वे दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, वे अस्थिर स्वभाव के नहीं होते हैं। अस्थिर स्वभाव के ना होना यानी कि वो स्थिर स्वभाव के होते हैं। ठीक है, और आगे देखिए हमने टिप्पणी लिख दिया है रामधारी सिंह दिनकर की कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो ये सच्चे वीरों की पहचान होती है। ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मि रथी में बताया है। ठीक है, अब उपर्युक्त जो रेखांकित अंश दिया गया है उसमें के जो कठिन शब्द हैं, धीर का मतलब धैर्यवान, आजाद का मतलब स्वतंत्र, अचल का मतलब अडिग, चंचल का मतलब होता है अस्थिर स्वभाव। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको व्याख्या इस तरीके से करनी है। केवल रेखांकित अंश का अर्थ लिख देना ही व्याख्या नहीं है, रेखांकित अंश का संदर्भ सहित भावार्थ लिखना व्याख्या कहलाता है। ठीक है, उसका भाव क्या है, रेखांकित अंश को लिखने का, कहने का मोटिव क्या है, मूल संदेश मतलब क्या है उसमें निहित, उस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या मूल संदेश, क्या हमको सिखाना चाहता है, क्या समाज को बताना चाहता है, ये चीज़ें व्यक्त करना, व्याख्या करना कहलाता है। ठीक है, तो उसका लिखने का मेथड होता है कि उपयुक्त रेखांकित पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि आगे जो उसमें कहा गया हो उसको भावार्थ स्वरूप लिखिए, और केवल भावार्थ ही ना लिखिए, अपने उत्तर को आपको और प्रभावी बनाना है तो उसमें टिप्पणी स्वरूप उससे मिलता जुलता कोई उदाहरण लिख दीजिए, कोई बढ़िया पोएम दे दीजिए, कोई बढ़िया लाइन या सूक्ति बोल दीजिए किसी की कही हुई। ठीक है, उसको लिख दीजिए, और जो उस रेखांकित अंश में कठिन शब्द हों उनके शब्दार्थ लिख दीजिए। तो इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि आपको विषय की समझ बहुत अच्छी है, बहुत गहरी है। फिर वो आपको पूरा नंबर, अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3.5 नंबर तो देगा ही देगा, या 3 नंबर तो देगा ही देगा, इसके नीचे वो नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप केवल व्याख्या लिख देंगे तो बहुत संभावना है कि आपको 2 नंबर ही दे दे वो। ठीक है, क्योंकि अगर एक बच्चे ने इतना अच्छा लिखा हुआ है तो आप वहाँ उस बच्चे को पूरा नंबर मिलने की अधिक संभावना है। लेकिन आपने केवल जितना पूछा गया उतना लिख के कोरम पूरा कर दिया है तो आपको हो सकता है कि 2 नंबर ही मिले, डिफरेंस इतना है। ठीक है, बाकी ये मॉडल आंसर आपको दिया जा चुका है। देखिए दूसरा वाली व्याख्या है ये, और ये तीसरी वाली व्याख्या है। कल ही मॉडल आंसर दिया जा चुका है, तो मैंने सोचा गद्यांश पे आपको हल करने का एक शॉर्ट मेथड तरीका बता दिया जाए। तो ये वीडियो आप देख लीजिए अच्छे से, वीडियो थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा के 1.25 पे या 1.50 पे आप देख लीजिएगा, और ये वीडियो देखने के बाद गद्यांश हल करने का मेथड आपको सही से समझ में आया कि नहीं आया हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी ही किसी और वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करिए। धन्यवाद।